मुकेश नाम के किसी लड़के के किसी बड़े घराने से, बड़े राज घराने से कोई लड़की का रिश्ता आता है। मुकेश की शादी का जब रिश्ता आता है तो मुकेश उस लड़की की फ़ोटो को देखता है और उसकी फ़ोटो को लेकर एक फ़ोटो स्टूडियो में जाता है। वहाँ पर जाकर पूछता है, क्या आप इस लड़की को जानते हो? क्या आपके एल्बम में इस लड़की की कहीं फ़ोटो है या नहीं है? उसके बाद में वो लड़का वहाँ से निकलकर न्यूज़ पत्र यानी समाचार पत्र की जो एजेंसी है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर भी पूछताछ करता है, क्या इस लड़की की फ़ोटो आपके कहीं रिकॉर्ड में है? क्या इसे कोई जानता है? दोस्तों, ये एक मुकेश नाम का एक ही लड़का नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत सारे लड़के थे जिनका जब भी कोई रिश्ता आता तो वो उस लड़की की फ़ोटो को लेकर या तो फ़ोटो स्टूडियो में जाते जहाँ पर फ़ोटो वगैरह बनती है, या समाचार जो जहाँ से छपता है न्यूज़पेपर वगैरह उस एजेंसी में वहाँ पर जाकर पता करते कि कहीं ना कहीं इस लड़की की फ़ोटो इनके पास पहले से तो नहीं है, इनका रिकॉर्ड तो नहीं है। दोस्तों, बात है राजस्थान के हद्दे, राजस्थान का जिसे हम हद्दे कहते हैं, अजमेर की। 1992 की उस समय की बात है और वो केस जो कि अभी तक दबा पड़ा हुआ है, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत बड़ी यहाँ पर एक घटना, एक वारदात होती है। दोस्तों, एक अनवर चिश्ती नाम का एक लड़का, एक फारूक चिश्ती नाम का एक लड़का और उसका दोस्त नफीस चिश्ती, ये तीन दोस्त थे। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम फारूक चिश्ती था, फारूक चिश्ती अपने घर से निकलता है गाड़ी लेकर, सुबह का टाइम है। रास्ते में एक लड़की जो कि स्कूल जा रही थी, वो लड़की थी सोफिया गर्ल्स स्कूल अजमेर की। आपने नाम सुना होगा, सोफिया गर्ल्स स्कूल अजमेर। वहाँ की एक छात्रा स्कूल जाने के लिए बैग लेकर तेजी से दौड़ रही है रोड के ऊपर। फारूक चिश्ती उसका पीछा करता है और उस गाड़ी को रोकता है, उसके पास में ले जाकर और बोलता है कि आप इतनी जल्दी में दौड़ क्यों रहे हो, आखिर क्या हुआ? लड़की कक्षा 10 की छात्रा थी। लड़की बोलती है, आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं लेट हो गई हूँ, किसी कारणवश लेट उठी हूँ, इसकी वजह से एग्ज़ाम में देरी हो रही है। तो लड़का बोलता है कि आ जाओ, मैं अपनी गाड़ी में आपको एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ देता हूँ। सिलसिला यहीं से शुरू होता है। लड़की उस गाड़ी में बैठ जाती है और अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच जाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन पुनः एक किसी बस स्टैंड के ऊपर अजमेर में उस लड़के की यानी फारूक चिश्ती की उसी लड़की से वापस मुलाकात होती है जिसको उसने उस स्कूल तक छोड़ा था। वो उनकी पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात थी। उस मुलाकात में दोनों साथ में बैठकर चाय पानी पीते हैं, नॉर्मल बातचीत होती है। कुछ समय बीतता है, कुछ समय के बाद वापस वही फारूक चिश्ती उस लड़की से एक बार पुनः कहीं मिलता है। ये उनकी तीसरी मुलाकात थी। उस मुलाकात में एक दूसरे के टेलीफोन नंबर, क्योंकि उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन जो टेलीफोन नंबर थे वो शेयर की गई। लड़की एक उच्च घराने की लड़की थी। आपको बता दूं, जो सोफिया गर्ल्स स्कूल है अजमेर की, उसमें उच्च घराने की लड़कियां पढ़ती थी। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बड़े कोई पुलिस अधिकारी या कोई नेतागण, इनकी जो लड़कियां थी वही उस स्कूल में पढ़ा करती थी। यानी बड़े घराने से ताल्लुक़ लगने वाली लड़कियां इस स्कूल में पढ़ा करती थी। ये उनकी तीसरी मुलाकात थी। उनके टेलीफोन नंबर जो भी है वो शेयर होते हैं, एक दूसरे की मुलाकात होती है, जान पहचान होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। हालांकि फारूक चिश्ती उस लड़की से एज में लगभग 10 वर्ष बड़ा था। ये फारूक चिश्ती एक कांग्रेस का नेता भी था, एक लीडर भी था। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जो संबंधी है उनका रिलेटिव भी था, वहाँ पर आता जाता रहता था। दोस्तों, बात दोनों में धीरे धीरे बढ़ने लगती है, अच्छी दोस्ती हो जाती है, गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वो लड़का उस लड़की को, फारूक चिश्ती उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। लड़की का विश्वास फारूक चिश्ती पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लड़की ऊपर विश्वास करने लग जाती है, लड़के पर दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन उसके फार्म हाउस पर आती है लड़की। होता क्या है दोस्तों, अच्छी खासी बातचीत होती है। उसके बाद में दोनों के बीच में संबंध बनाया जाता है, यानी लड़की का रेप है वो किया जाता है, लड़के के साथ अवैध संबंध बनाए जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था। लगातार दोनों में फिर भी बातचीत जारी रहती है, मिलना जुलना रहता है। लगातार लड़की उसके फार्म हाउस पर आती रहती है और दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। एक दिन फारूक चिश्ती के कुछ दोस्त अनवर और नफीस चिश्ती, इनसे फारूक चिश्ती मिलता है और उस लड़की के बारे में बताता है। तो वो दोनों दोस्त भी उस लड़की के साथ संबंध बनाने की उसे मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक बार फारूक चिश्ती मना कर देता है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो भी हाँ कर देता है।
दोस्तों उस लड़की को पुनः उसी फार्म हाउस पर बुलाया जाता है। अनवर चिश्ती, नफीस चिश्ती, इनके द्वारा उस लड़की के साथ में बारी बारी से अवैध संबंध बनाया जाता है। और इसके साथ में ही उस लड़की की उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, बल्कि जो कैमरे होते थे जहां रील बनती थी, उसके बाद में फ़ोटो स्टूडियो में जाकर उसकी फ़ोटो निकाली जाती थी, वो इस समय है दोस्तों। उस समय होता क्या था कि एक कैमरा लिया जाता है, उस कैमरे से उस लड़की जब बाहर आती है बाथरूम से तो उसके बिल्कुल वो नग्न अवस्था में थी, उसकी फ़ोटो ली जाती है, उन लड़कों के साथ में फ़ोटो ली जाती है। लड़की दोस्तों परेशान हो जाती है, लड़कों से मना करती है, लेकिन वो लड़के उसकी पहले फ़ोटो ले चुके थे। उसकी फ़ोटो को उस लड़की को दिखाते हैं कि यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तेरी फ़ोटो तेरी स्कूल में दिखा दी जाएगी, तेरे घर पर दिखा दी जाएगी, पूरी यहाँ पर जो आसपास की जो तुम्हारी परिवार है, फैमिली है, उसको ये तेरी फ़ोटो दिखा दी जाएगी। लड़की हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है कि मेरे से आज तक हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं आगे से आपके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं बनाना चाहती, मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। लेकिन दोस्तों ये लोग मानने वाले नहीं थे। इन्होंने लड़की की बात को नहीं माना और उसे एक शर्त रखी कि तू तेरी स्कूल की किसी दूसरी सुंदर सी यदि लड़की को हमारे यहाँ पास में फार्म हाउस पर यदि लेकर आती है तो हम तुझे बख्श देंगे, तुझे माफ़ कर देंगे, तेरा कभी पीछा नहीं करेंगे, ना तेरी फ़ोटो किसी को दिखाई जाएगी। उसके बाद में ये लड़की, पहली लड़की अपनी किसी अच्छी सी दोस्त, अच्छी सी मित्र जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है और उसको भी वो लड़के उस जाल में फंसा देते हैं। उसकी दोस्त को वहाँ पर लेकर आती है, उसके साथ भी गलत काम किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसकी भी फ़ोटो ली जाती है। ये फ़ोटो लेने के बाद उस रील को ले जाकर जो फ़ोटो स्टूडियो था वहाँ पर लेके जाते, वहाँ पर उस लड़की की फ़ोटो निकाली जाती और इसको एक फ़ोटो दे दी जाती, इनको एक फ़ोटो दे दी जाती और कुछ एक फ़ोटो यानी उस फ़ोटो को भी वो स्वयं फ़ोटो स्टूडियो वाला अपने पास में रख लेता। एक से दो लड़कियों की इस तरह से फ़ोटो स्टूडियो वाले के पास में भी थी, इन लड़कों के पास में भी फ़ोटो आ चुकी थी। दोस्तों सिलसिला रुका नहीं, जब दूसरी लड़की भी तंग आ चुकी थी तो उससे भी उसकी किसी दूसरी मित्र को बुलाने को कहा, तो वो भी लड़की अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपनी किसी दूसरी मित्र को, दूसरी दोस्त को भेजती है। इस प्रकार से 1 से 2, 3, 4 लगातार लड़कियों की संख्या बढ़ती जाती है। सोफिया गर्ल्स स्कूल की 10वीं और 12वीं क्लास की अधिकतर छात्राएं इन दरिंदों की झांसे में फंस चुकी थी, जिनका बारी बारी से गलत उनका यूज किया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये लड़के 3 ही नहीं थे, बल्कि इनके जितने भी दोस्त थे और भी कोई संबंधी, रिश्तेदार जो भी आया, सभी ने इन लड़कियों के साथ गलत काम किया। फ़ोटो स्टूडियो वालों के पास में लगातार फ़ोटोएं आती गई, वो फ़ोटो निकालता गया, रील आती गई और उसके पास में भी लगातार 100 से भी ज़्यादा लड़की की फ़ोटो आ चुकी थी। यानी इस स्कूल की लगभग 100 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाया जा चुका था। ये रियल घटना है 1992 की, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये रियल घटना 1992 की है दोस्तों। राजस्थान का राजस्थान का जो एक शहर है अजमेर, उस अजमेर की घटना है। इस प्रकार से लड़कों की संख्या बढ़ती जाती है, लड़के वहाँ पर आते हैं फार्म हाउस पर अलग अलग प्रकार से, यहाँ तक कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हो जाते हैं और इस प्रकार से कई नेताओं के पास में भी ये लड़कियाँ परोसी जाती है, उनके पास में भेजी जाती है। लगातार ये सिस्टम आगे बढ़ता जाता है। लड़कियों की संख्या, तादाद है वो धीरे धीरे बढ़कर 100 पहुँचती है, 100 से 150, 200 तक ये लड़कियाँ यहाँ तक पहुँच जाती है, जो कि 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास की छात्राएँ थी। लगातार दोस्तों ये सिस्टम चलता रहता है। जब एक लड़की अलग अलग लोगों के पास परोसी जाती है, भेजी जाती है, 1 से 2, 4, 5, 10 लोगों के पास में जब ये एक लड़की पहुंचती है, इनका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जान पहचान का व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो भी इन्हें बोलता, हर व्यक्ति के पास में ये लड़कियां परोसी जाने लगी, उनके पास भेजी जाने लगी। तभी फ़ोटो स्टूडियो वाला, जिसके पास में लगातार यहाँ पर फ़ोटो की बड़ा बंडल बनता गया, 100 से 200 फ़ोटो उसके पास आ चुकी थी, तो वो एक दिमाग लगाता है कि ये लड़कियां आखिर आ कहाँ से रही है। तभी वो एक फ़ोटो देखता है तो उस फोटो के अंदर सोफिया गर्ल्स स्कूल की ड्रेस उस लड़की की उसको दिखाई देती है। फ़ोटो स्टूडियो वाला फ़ोटो जो स्कूल थी उस स्कूल के पास में जाता है और उस लड़की की छानबीन करता है, तलाश करता है। तभी उस फ़ोटो स्टूडियो वाले किसी मित्र की जो उसके पास में उसके साथ में था, उसकी नज़र उस स्कूल की छात्रा पर पड़ जाती है जिसकी उनके पास फ़ोटो थी।
फोटो स्टूडियो वाला उस लड़की को फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये तेरी इस स्थिति में, इस नग्न अवस्था में जो फोटो ली गई है, ये फोटो हम तेरे स्कूल में दिखा देंगे, घर पे दिखा देंगे। लड़कियां स्कूल की छात्राएं थी, वो डर जाती है और उसके बाद में फोटो स्टूडियो वाला उस लड़की को अपने स्टूडियो में बुलाता है और उसके साथ गलत काम किया जाता है। इतना ही नहीं, उनके पास बहुत सारी फ़ोटो थी। लगातार वो इस प्रकार से स्कूल के बाहर जाके खड़े होते हैं और उन लड़कियों की जो फ़ोटोज़ थी वो फ़ोटोज़ दिखाते हैं और उनको अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। एक तरफ काम फारूक चिश्ती की जो फार्म हाउस था वहाँ पर काम चल रहा था, दूसरा इनका काम चल रहा था फ़ोटो स्टूडियो में। दोनों तरफ लड़कियों का यहाँ पर शोषण हो रहा था। लड़कियाँ कोई और नहीं, ये सारी की सारी हिंदू लड़कियाँ थी। कहा जाता है कि जितनी भी हिंदू लड़कियाँ हैं उनको यहाँ पर विशेष तौर से टारगेट बनाया गया था। फारूक चिश्ती, अनवर, नफीस चिश्ती और इनके जितने भी दोस्त हैं, बड़े राजनेता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रहने वाले, उससे जुड़े हुए जितने भी इनके आसपास के लोग थे, ये सभी लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। दोस्तों, सिलसिला चलता रहता है, लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। उसके बाद में होता क्या है, ये लड़कियां, इनमें से बहुत सारी लड़कियां जो परेशान हो जाती है इन दरिंदों से, उसके बाद में स्कूल की एक लड़की फांसी के फंदे पर लटक जाती है। समय बीतता जाता है, पुलिस सोचती है आत्महत्या हुई है, आत्महत्या का केस बना दिया जाता है। कुछ समय के बाद स्कूल की ऊपरी मंजिल से एक लड़की कूदकर आत्महत्या कर लेती है। फिर भी पुलिस उसको आत्महत्या का केस बना देती है। तीसरी बार और होता है। लगातार 5 से 6 लड़कियां जो एक ही स्कूल की लड़कियां हैं, एक ही क्लास की छात्रा हैं, वो लगातार, और एक दूसरे की मित्र है, वो लगातार अपनी जान दे रही है, आत्महत्याएं कर रही है। मामला गंभीर हो जाता है कि एक स्कूल की लगातार 5 से 6 छात्राएं इस प्रकार से आत्महत्या क्यों कर रही है, इसका रीज़न क्या है। ये बात इस फार्म हाउस में काम करने वाले, रहने वाले ये लोग अच्छी तरह जानते थे, फ़ोटो स्टूडियो वाले अच्छी तरह जानते थे। तभी फ़ोटो स्टूडियो वाला समाचार पत्र वाले इस एजेंसी में जाता है और वहाँ पर ये बात हकीकत बताता है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, पूरी डिटेल वो बता देता है। तभी एक पत्रकार बड़ी हिम्मत करता है और ये इसकी ऐसी न्यूज़पेपर में छाप देता है, क्योंकि ये जितने भी लोग थे जो इस काम में जुड़े हुए थे वो उच्च घराने के लोग थे, सभी कांग्रेस के नेता थे, किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से ताल्लुक़ रखते थे, उनका नज़दीकी रिश्तेदार थे। बड़े लोगों से बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उस समय इतना कठोर कानून भी नहीं था। महिलाओं के साथ यदि गलत काम होता तो जितना अभी वर्तमान में जितना कठोर कानून बनाया गया है उतना उस समय कानून भी नहीं था। दोस्तों, बात जैसे न्यूज़पेपर में छपती है तो बात आग की तरह फैल जाती है पूरे अजमेर में। अजमेर में नहीं, पूरे राजस्थान में बात फैल जाती है, पूरे हिंदुस्तान में ये घटनाक्रम फैल जाता है। लगातार एक ही स्कूल की एक ही कक्षा की छात्राएं लगातार आत्महत्या कर रही है। उनका शारीरिक रूप से शोषण हुआ है, मानसिक रूप से उनका शोषण हुआ है। सिलसिला जारी रहता है, कहीं केस भी दर्ज होते हैं, लेकिन दोस्तों ये सिलसिला यहीं तक रुका नहीं। लगातार लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो कि लगातार आत्महत्या कर रही थी। यहाँ तक कि जब मुद्दा आगे बढ़ता है, बात सोशल मीडिया पर आ जाती है। उस समय सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से बात को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जितने भी ये लोग शामिल थे, उच्च घराने के लोग थे, इन्होंने इस बात को दबाने का पूरा प्रयास किया, जिसके अंदर कई पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दी गई, कई राजनेताओं के द्वारा इस बात को दबाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये सारे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ख्वाजा चिश्ती की दरगाह से जुड़े हुए थे, ताकि इन लोगों की बदनामी ना हो, इसलिए इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। बहुत सारे यहाँ पर लगभग 30 लड़कियों ने यहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया। 30 लड़कियों ने मुकदमा दर्ज करवाया, उनको डराया धमकाया गया बड़े नेताओं के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने केस वापस ले लिया, मना कर दिया। उसके बाद में पुलिस ने जांच शुरू की। 18 लोगों को पुलिस ने पहले चिन्हित किया, जिसमें से फारूक चिश्ती को भी पकड़ा गया, लेकिन फारूक चिश्ती ने खुद को पागल घोषित कर दिया। उसके बाद में इसकी सज़ा को कम करके 10 साल इसकी सज़ा कर दी गई। लगातार पुलिस यहाँ पर जाँच कर रही थी। लड़कियां और उन लड़कियों के परिवार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि इस केस को वापस ले लें। कुछ लड़कियों ने, उनके परिवारों ने बात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, केस नहीं किया, ना पुलिस का साथ दिया, बल्कि बात को वहीं दबा दिया ताकि उनकी बदनामी होगी। बदनामी के डर से उस केस को वहीं दबा दिया गया, जिसकी वजह से अंत में लास्ट में 2 लड़कियां आगे आती है और 18 लोगों की पहचान करती है, जिनमें से उन 18 लोगों को पहचान लेती है जिन्होंने इनके साथ ऐसा काम किया था। दोस्तों, ये देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैम था, जो कि अजमेर में 1992 में हुआ। उसके बाद में कुछ लोगों को पकड़ा जाता है,
कुछ को जेल भेजा जाता है, कुछ लोग देश छोड़कर भाग चुके थे, कुछ लोगों को नेताओं ने बचा लिया क्योंकि उस समय पूरी सिफारिश चलती थी, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय इतना कठोर कानून भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, जिसकी वजह से बातों को लगातार बात को दबा दिया गया। इनमें से कुछ लोगों को जेल हुई, उम्र कैद हुई, कुछ लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं और कुछ लोग जमानत पर वापस भी आ जाते हैं। हालांकि अभी ये केस पूरा हुआ नहीं है, आज 2022 आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये केस कोर्ट में अटका हुआ है, इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों घटना थी अजमेर की सबसे बड़ा सेक्स स्कैम जो कि अपने देश में हुआ, जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।